Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन, मतलब कंजर्व कब होगा और नॉन कंजर्व कब होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वहां तक पहले पहुंची जा सके। बच्चे हम लोगों ने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया हुआ है लेसन अपना, जिसमें आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का थर्ड आर्टिकल जो है ना स्टार्ट हो गया है। बाकायदा तौर पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। इन प्ले लिस्ट में आप लोगों को मौजूद फर्स्ट ईयर और इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो प्ले लिस्ट की शक्ल में प्रोवाइड किए जा चुके हुए हैं। वहां से देखकर आप लोग अपनी असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चंस की नेचर जान सकते हैं, कितना क्वेश्चन लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर आपने कितना लिखना है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर आपने हैंडल किस तरह से करना है आपको सारी समझ आ जाएगी। तो बच्चे आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्स है, ये बच्चे हम जो टॉपिक था हमारा वो था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, लेकिन इन थोड़ी सी टर्म्स के बारे में आप लोगों को इल्म होना चाहिए था, लिहाजा मैंने आज के जो टॉपिक में चीजें शामिल की हैं वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगी ताकि आपको हायर क्लासेस में भी जाकर इनसे मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। सबसे पहले है कंजर्वेटिव फोर्स का कानून। हम लोग इससे मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, उसकी थ्योरी और उसकी मैथमेटिकली फॉर्म हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम लोग उसका थोड़ा सा डेफिनेशन और उसमें मौजूद जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा डिटेल के साथ करते हैं ताकि हमें आने वाली कंजर्वेशन और कंसंट्रेशन में कोई तो वाकया कमी नजर ना आए। ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे पहले है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है कंजर्वेटिव फोर्स? A force whose work done in moving the body between the 2 points is independent of the path। ऐसा वर्क जो 2 पॉइंट्स के दरमियान डन किया जाए और वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो, वो आपका कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का कोई हम लोग देखेंगे वहां पर इस तरह से वहां पर डायग्राम बनी हुई है, इस तरह से पॉइंट्स की शक्ल में वर्क डन किया जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमारे कहने का मतलब ये होगा कि जिस फील्ड में रहकर हम लोग वर्क को डन करेंगे वो डिपेंड नहीं करेगा उस फ्रेम के ऊपर जिस फ्रेम में रहकर हम लोग वर्क को डन करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तो इसकी जो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है वो इस तरह से कह सकते हैं कि जिस फ्रेम में हम लोग रहकर काम कर रहे हैं अगर उस फ्रेम का पाथ डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंटली हम लोग वर्क डन कर लें तो वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स वाला हिस्सा कहलाएगा। या अ फोर्स हुज वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अराउंड अ क्लोज पाथ इज 0, यानी कि आपका जो पॉइंट वाइज या पाथ वाइज है, मतलब फॉर एग्जांपल फर्ज करें ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी और ये आपका डी और दोबारा से कहां पर ए की तरफ, ये देखिएगा इस तरह से ए से लेकर बी, ठीक है, फिर बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, बी से लेकर ए। अगर आप लोग इंडिविजुअली यहाँ पर इन पाथ को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पैचेस बना लेते हैं, तो इन पैचेस का ऑल ओवर जो आपका वर्क डन होगा बच्चे अगर उसका सम 0 आ जाए तो वो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स का इफेक्ट कहलाएगा। किसका इफेक्ट कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, आगे उसकी एग्जांपल्स हैं। कंजर्वेटिव फोर्स की जो एग्जांपल्स हैं ये हायर क्लासेस में भी काफी ज्यादा पूछी जाने वाली क्लास और टर्म्स हैं। सबसे पहले वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, पुश और पुल, वो तो फोर्स कहलाएगी, लेकिन ग्रेविटी के अंदर रहकर आप लोग जो काम परफॉर्म करते हैं, जो दूसरी जानदार चीजें काम परफॉर्मेंस करती हैं, वो किस फोर्स की वजह से है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर इसका फार्मूला हम लोग देखें तो वो होता है F = G m1m2 ओवर आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, इस तरह से ये इसका फार्मूला होगा। इसका मतलब कायनात में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ एक खास अंदाज से अट्रैक्ट करती है, जो कि दिखने में या महसूस करने में हसासियत में बहुत ही सेंसिटिव है। हम उसकी बाकायदा तौर पर
सेंसिटिव, उसको नहीं सेंस नहीं कर सकते, लेकिन वो कायनात में मौजूद है, जिसकी वजह से वो कोई बॉडी, मुतलका बॉडी क्या करती है, उसी फील्ड में रहती है। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ पुल्स फोर्स, जो जमीनी फोर्स है, जमीनी ग्रेविटी है, वो क्या है आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स? 10 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्स E इज इक्वल टू एफ क्यू। ठीक है, एफ ओवर क्यू, इस तरह से, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्यू ही था, और यहां पर फिर ये इस तरह से आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद ऐसी फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चार्जेस मूव करें, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगी। अट्रैक्टिव और द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक और रिपल्सिव फोर्स क्या कहलाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। आगे है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट की मौजूदगी में जो फोर्स आपकी एक्ट करेगी या आपको डिफाइन करवाएगी, वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स होगी। चौथे नंबर पर है कूलम फोर्स। कूलम फोर्स भी आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था, क्या होती है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि चार्जेस के दरमियान जो इसके चार्जेस हैं, मतलब ऐसी फोर्स जो चार्जेस के हासिले ज़र्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान फासला के इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये बिल्कुल ग्रेविटी की तरह था, और इसका फार्मूला था आपके पास Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आप लोगों को बच्चे ये चीज ज़हन में आ गई होगी। हमने कूलम फोर्स पढ़ी, क्या कहता है उसमें? मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स इन्फ्लुएंस ऑन द मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मटेरियल्स। मैग्नेटिक फोर्स इस बात को हतमी बनाता है कि वहां पर जो चार्ज कार हैं, इलेक्ट्रिक करंट, वहां पर आप लोगों को पता ही एक बेसिक कंसेप्ट है हमारा 10th क्लास में, वेयर देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर मैग्नेटिज्म होगा। दैट्स व्हाई जब आप लोग किसी, फर्ज करें आपके पास एक ऐसी वायर कनेक्टेड है जिसके दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स। अगर आप उसके एक पार्ट को ऊपर उठाते हैं और दूसरे को नीचे रहने देते हैं, तो वो जब आप दोबारा से पीछे से स्विच ऑन करेंगे और इस तरह से ऊपर रखेंगे दोनों अपोजिट वायर्स को, तो वो जुड़ जाएंगे। फिर आप लोग उसी फोर्स से दोबारा उठाने की कोशिश करेंगे तो वहां से वो नहीं उठेंगे। क्यों? वहां पर बच्चे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो चुका है। दैट्स व्हाई द वायर कैन नॉट बी मूव फ्रॉम द पोजीशन वैल्यू। ठीक है। कूलम्स फोर्स, ऐसी फोर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स यानी चार्ज पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, वो आपके पास कूलम फोर्स है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, मैग्नेटिज्म भी होगा। जो भी मैंने कंसेप्ट बताया कि वेयर देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी द मैग्नेटिज्म, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर मैग्नेटिज्म होगा। दैट्स फोर्स विल बी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके बच्चे। फिर उसी तरतीब से मैंने आप लोगों को कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में बता दिया। कंजर्व वाला पार्ट एक साइड पर, नॉन कंजर्व वाला पार्ट दूसरी साइड पर। इस तरह से मैंने उनके पोर्शन बना दिए। कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? ऐसा ही फील्ड जिस फील्ड में जब वर्क डन किया जाए तो वो पाथ पर डिपेंड ना करे, वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे। ऐसा फील्ड जिसमें हम लोग अगर किसी चीज के ऊपर वर्क डन करें और वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो, तो प्यारे बच्चों वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो आपका कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगा। अंडरस्टूड। आगे है आप लोगों की एग्जांपल्स। जैसे हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल पढ़ी थी, इसी तरह कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल्स भी हैं, और वो फील्ड बिल्कुल उसी तरह से आ जाएंगे जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, और फिर मैग्नेटिक फील्ड था। यहाँ पर जैसा आपका जो पार्ट गिवन है वो है आप लोगों का ग्रेविटेशनल फील्ड। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड पाथ को इंडिपेंडेंट बनाकर हमारा वर्क डन करवाता है। या इसको इस तरह से भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हैव अ जीरो रिजल्ट। उसका रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा। वो आपके पास क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगा। तो ये था बच्चे आपका कंजर्वेटिव फील्ड वाला हिस्सा। आगे हमारा नॉन कंजर्वेटिव वाला फील्ड। सबसे पहले तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जिसमें बॉडी मूव करे, बॉडी वर्क डन करे और पाथ के ऊपर डिपेंड करे, मतलब पाथ चेंज करने से हमारा वर्क डन हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा बच्चे? वो आपके पास कहलाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। द फोर्स हुज वर्क डन इन मूविंग द बॉडी बिटवीन द टू पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द पाथ। क्या करेगा? पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो एक ए वाली एग्जांपल है, इसमें देखिएगा
अगर आप लोगों के पास जो बॉडी है वो मूव कर रही है, चाहे वो इस रास्ते से मूव कर रही है ए टू बी, चाहे वो इसकी सारी साइडों से होकर मूव कर रही है, लेकिन हमारे पास जो चीज है यहाँ पर वो ये है कि फर्ज करें कि हमने यहाँ पर पॉइंट्स को इकट्ठा करना है, जस्ट दैट्स आवर टारगेट, वी हैव टू कलेक्ट ऑल द पॉइंट्स एट दैट पॉइंट। हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर चार्जेस को इकट्ठा करना है या बॉडीज को इकट्ठा करना है, फर्द को इकट्ठा करना है। तो क्या होगा, उसके लिए एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता यहाँ से भी है। हम लोग इस रास्ते से जाएं, उस रास्ते पर जाएं। हमारा मकसद क्या था, पर्पस क्या था कि हम लोगों ने सारे अजसाम को, बॉडीज को, बंदूकों को एक जगह पर इकट्ठा करना है। ये था हमारा ए वाला, ये था हमारा कंजर्वेटिव। क्या था बच्चे, ये था हमारा कंजर्वेटिव। अब नॉन कंजर्वेटिव की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप लोगों के पास इस तरह से पाथ बना हुआ है और यहाँ पर ये रास्ता ही नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई भी स्पोर्टिंग एरिया नहीं है यहाँ पर, तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक भी जाएंगे ना तो हमें भी यहाँ पर देखिए, यहाँ ये वाला हिस्सा कहाँ पर क्या है, तो फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर आ जाए तो वो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव, जिसमें हमारे पास मुकम्मल तौर पर सपोर्टिंग एरिया मौजूद नहीं होगा, तो फिर इस तरह की जो फोर्स होगी जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसकी एग्जांपल्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो आपके पास दो बॉडीज की हरकत में मुखालफत पैदा करती है क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है। उसके बाद क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, जब आप किसी चीज को लटकाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आप लोग एक बॉल है, इसको धागे के साथ किसी स्पोर्ट के ऊपर लटका दिया है, तो इसमें जो टेंशन टी और इसका नीचे डब्ल्यू यानी कि इसका जो वेट है एम जी, वो क्या है आपका, वो आपका टेंशन होगा, उसमें तनाव होगा। फिर है नॉर्मल फोर्स, आप लोग इससे भी बखूबी तौर पर वाकफ है, ये आपका टेंशन था, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स का क्या है वो भी बच्चे ध्यान से देखिए। अगर फर्ज करें आपके पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है या कुछ चीज पड़ी हुई है, आपने इस चीज को डिस्कस किया था कि इसके ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है वो नॉर्मल फोर्स कहलाती है और जो इसके नीचे की फोर्स होती है वो एफ जी यानी ग्रेविटी की फोर्स कहलाती है, ठीक है। तो जो ये आपके पास बैलेंस फोर्स होगी उसको नॉर्मल फोर्स कहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या, प्रोपल्शन फोर्सेस ऑफ द रॉकेट, हम लोगों ने बच्चे रॉकेट वाला हिस्सा पढ़ा था जिसमें रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अपने साथ जितने भी बॉडी मैस है उनको अलग करते करते अपने मैस को कम करता करता ऊपर की तरफ, यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक गैसेस एक्सप्लोर नीचे की तरफ और खुद की मोशन ऊपर की तरफ। तो ये था आपका रॉकेट प्रोपल्शन। फिर उसके बाद यही है प्रोपल्शन फोर्सेस ऑफ द मोटर। मोटर क्या करती है आपको लोगों को पता है, सबके घरों में ये फैसिलिटी मौजूद है। तो जब मोटर को ऑन किया जाता है तो इसका काम होता है नीचे से ऊपर की तरफ पानी को भेजना अकॉर्डिंग और ड्यूरिंग द फ्रिक्शनल फोर्सेस। वहां पर भी फ्रिक्शन होती है, क्यों, उसने इलेक्ट्रिसिटी के साथ झंझूर कर इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करके पानी को नीचे से ऊपर किसी मुकाम पर पहुंचाना होता है, ठीक हो गया। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बच्चे उसी तरह से जिस तरह से कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन हो रहा है, जो फोर्स आपके पास लग रही है वो किसी मीडियम के ऊपर या किसी पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। बिल्कुल इसी तरह ऐसा फील्ड जिसमें बॉडी हरकत करते हुए किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड करे वो बच्चे आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी। उसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से है कि जब आप लोग किसी चलती हुई कार को हरकत से दोबारा रोकते हैं, मतलब ब्रेक सप्लाई करते हैं, when we apply the brakes suddenly they will be stop, वो रुक जाएगी और उसके रुकने की वजह जो कारें रुक जाएंगी या कार रुक जाएगी वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करके रुकी है। दैट्स व्हाई दैट विल बी नोन एज द एग्जांपल ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। आई होप बच्चे आप लोगों को इन टर्म्स की अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो आपने बच्चे दोबारा से कमेंट सेक्शन में बताना ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखा करें ताकि इसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं या कंसेप्ट होते हैं वो आपकी समझ में लाजमी है। काफी दफा बच्चे इस चीज की शिकायत करते हैं कि सर लेक्चर की समय बच्चे वो जब आप लोग स्किप करके चीजों को देखते हैं तो वो आपके पास आपके माइंड में भी स्किपिंग चल रही होती है, आप उसी स्किप के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो लिहाजा वो आपके पास असल में कंसेप्ट नहीं आ रहा, आप जस्ट उसको गो थ्रू कर रहे हैं और उसके अलावा कोई वहां पर कंसेप्चुअल थ्रो आउट नहीं कर रहे। तो लिहाजा जब भी बच्चे आपने प्ले आउट करना है तो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको कंसेप्चुअली वहां पर क्लियरेंस हो सके। और शुरू में बता दिया था कि जो फिजिक्स 11th और फिजिक्स 9th है ये दोनों का काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन
सेम है। तो आप लोग दोनों फिजिक्स को लाजमी सुने। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।